नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ये है मनी गुरु का रक्षा बंधन स्पेशल और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा कर सकते हैं बाजार के हर वक्त में। ऐसा पोर्टफोलियो हम आज आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे जो अनिश्चित बाजार में आपका साथ निभा सके। निवेश के 10 रक्षा फंड आज हम समझेंगे और हमारे साथ है 2 खास मेहमान, उनसे करेंगे बातचीत। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण बाजपेयी हैं, ये है फाउंडर फिनफिक्स, और साथ ही मोहित गांग, ये है फाउंडर मनी फ्रंट। दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में। और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज के शो में क्या खास है जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे किन फंड से होगी पोर्टफोलियो की सुरक्षा, समझेंगे अनिश्चित बाजार में कौन से फंड निभाएंगे आपका साथ, कौन से फंड देंगे लंबे समय में मुनाफा, साथ ही इक्विटी और डेट में बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले प्रवीण, आपका स्वागत करते हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के बीच और ट्रस्ट बढ़ाने का त्योहार, एक दूसरे के लिए प्रेम जताने का त्योहार, और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, सुरक्षा करेंगे, उम्र भर का साथ निभाएंगे, वैसे ही हमने सोचा कि पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐसे फंड होने चाहिए जो एज ए निवेशक आपका साथ हमेशा निभाए, बाजार की चाल कैसी भी हो क्यों ना। इसलिए मैं सबसे पहले सीधे कैटेगरी पर ही आना चाहूंगी क्योंकि काफी हमें फंड्स को डिस्कस करना है आज। तो कौन सी ऐसी कैटेगरी का सबसे पहले फंड आप बताने जा रही हैं जो कि रक्षा पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? नमस्कार स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो एंड सारे दर्शकों पर आपको राखी की। बिल्कुल, आपने जो बोला दैट अपने पोर्टफोलियो को हमें प्रोटेक्ट करना है, और जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं स्वाति, तब हमें हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमें परचेजिंग पावर जो रिस्क है उसके अगेंस्ट, यानी कि जो इन्फ्लेशन रिस्क है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करना है कि हमारा पैसा ग्रो हो। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है मैं जो डिस्कस करना चाहूंगी वो है लार्ज कैप स्पेस, और लार्ज कैप में एक्सपोजर थ्रू एन इंडेक्स फंड। लार्ज कैप फंड्स हमारे हो गए जो बेसिकली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और इनके लिए आई थिंक इंडेक्स फंड को चुनना बेस्ट ऑप्शन है। और उसमें मैं एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूंगी। जो मेरा सजेशन होगा कि निफ्टी, यानी कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं हमारी इकोनॉमी के, हमारी कंट्री के, उनमें निवेश किया जाए थ्रू एन इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी। यानी कि हर जो 50 स्टॉक्स हैं हमारे पास, हर में एक 2% का वेटेज मेंटेन होगा। किसी भी स्टॉक में हम ओवरवेट नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू और ग्रोथ का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एंड आई थिंक ये एक स्टेबिलिटी लाता है क्योंकि एक लार्ज कैप है आपके पोर्टफोलियो में, और एक सिंपल बहुत ही लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू ये किया जा सकता है। ओके, तो आपने कहा कि इंडेक्स फंड एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने में काम आपके मददगार साबित हो सकती है। ये आपका स्टेबल पोर्टफोलियो का एक व्यू है। तो ऐसे कौन से फंड है फ्रॉम इंडेक्स फंड कैटेगरी प्रवीण जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी? स्वाति, जब हम इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का मैं बोलूंगी एक्सपोजर लें। उसमें वैसे तो एक मार्केट कैप जो नॉर्मल एक निफ्टी 50 इंडेक्स है, इन्वेस्टर्स वो भी ले सकते हैं, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी की बात की है जिसमें सिर्फ 2% एलोकेशन होगा हर ये जो टॉप 50 हमारे स्टॉक्स हैं उसमें, तो इसमें हमारे पास 3 अभी ऑप्शंस हैं। डीएसपी का इक्वल वेटेड 50 है जो सबसे पुराना है इस कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास आदित्य बिरला का एक फंड है, अगेन सेम, और अभी एक एनएफओ आया है जो एचडीएफसी का है। तो इंडेक्स फंड है स्वाति, तो अल्टीमेटली उन सारों की स्ट्रैटेजी सेम है कि इक्वल वेट में वो मिरर करेंगे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि थोड़े पुराने फंड को लें बिकॉज उसमें उनको पता चलता है कि कोई ट्रैकिंग एरर है या नहीं है फंड का। तो इंडेक्स फंड कैटेगरी जिसमें कुछ फंड का चुनाव प्रवीण की तरफ से एक रक्षा पोर्टफोलियो बनाने में आप कर सकते हैं। अब मोहित, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे समझूंगी आपका कॉन्सेप्ट जो एक रक्षा पोर्टफोलियो का क्या है और उसमें कौन सी कैटेगरी सबसे पहले आप आज बताने वाले हैं। जी स्वाति, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।
तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर रक्षा पोर्टफोलियो हमें बनाना है जो कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो, थोड़ा कंजर्वेटिव हो, जहां पर रिस्क कम लिया जाए, तो उसमें सबसे अच्छी और सबसे बेहतर कैटेगरी मुझे लगती है वो है बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। इस कैटेगरी की खास बात यह है कि यहां पर इक्विटी और डेट का जो समन्वय है वो पूर्व निर्धारित नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो एक फिक्स्ड एलोकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी 80% रहेगा, डेट 20 रहेगा। मार्केट के लिहाज से, जिस तरह से मार्केट के वैल्यूएशंस चल रहे हैं, जिस तरह से मार्केट की चाल चल रही है, मार्केट अगर बहुत तेज ऊपर भाग रहा है तो वहां पर इक्विटी कम कर दिया जाता है और डेट को बढ़ा दिया जाता है। और उल्टा अगर मार्केट गिर जाए कल को और मार्केट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाए तो डेट का जो एलोकेशन है उसे कम कर दिया जाता है और इक्विटी को बढ़ा दिया जाता है। तो एक डायनेमिक तरीके से इक्विटी और डेट को जहां पर आप मैनेज करते हैं, तो मुझे वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है। काफी कंजर्वेटिव और सेफ कैटेगरी इसे मैं कहूंगा। और यहां पर अच्छी बात ये होती है कि कोशिश करते हैं फंड मैनेजर कि इसका टैक्सेशन भी इक्विटी का कर पाए। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो इक्विटी टैक्सेशन हो हर बार, बट कोशिश रहती है कि इक्विटी टैक्सेशन दे पाए। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी कैटेगरी रही है। और यहां पर अगर आप कुछ फंड का चुनाव करना चाहें तो मेरे लिहाज से ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, प्रू आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज और निपॉन बैलेंस एडवांटेज, ये तीनों ही काफी अच्छे स्कीम्स हैं। ओके, तो मोहित का कॉन्सेप्ट एक रक्षा पोर्टफोलियो का है कि जिसमें थोड़ा बहुत आप एक कंजर्वेटिव एक अप्रोच आप अपना सकते हैं, क्योंकि बाजार की जो उतार चढ़ाव होती है उसमें आपको थोड़ा बैलेंस की जरूरत पड़ती है। आजकल जैसा हम माहौल देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल के पहले अलग माहौल था, अभी कुछ अलग माहौल है। मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई, उतार चढ़ाव बाजार में आते रहते हैं। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जिसमें आप अपने जो डेट और इक्विटी के पोर्शन है उसको बैलेंस करने में ये काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। और कुछ फंड्स जो कि इस कैटेगरी से मोहित ने बताए हैं वो आप देख सकते हैं। प्रवीण, आपके पास वापस आ रहे हैं। पहला इंडेक्स फंड कैटेगरी बोली, जिसमें एक रक्षा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आप सजेस्ट करेंगी जो कि किसी न किसी के पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, और उसके पीछे आपका रीजन क्या है इस ऐसी जो कैटेगरी बताने वाली उसको शामिल करने के पीछे? स्वाति, जैसे मोहित ने बोला कि उनका थोड़ा कंजर्वेटिव आउटलुक है, मैं थोड़ा सा इसको एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रही हूँ। तो एक हमने इंडेक्स फंड कवर कर लिए जहां पे हमने लार्ज कैप को डिस्कस किया। सेकंड स्वाति, जो मेरी कैटेगरी है जो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि इन्वेस्टर्स के पास हो, वो हमें हमारे अपने ही कंट्री रिस्क से एक तरीके से बचाती है। बिकॉज सो मैं सजेस्ट करूंगी कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में थोड़ा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखिए 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, कहीं पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, उससे मार्केट्स पे फर्क पड़ता है। कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि हमारे नेबर्स में चाइना है, इस तरफ पाकिस्तान है, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके की घटना होती है तो जो भी आपका डोमेस्टिक मार्केट्स है उस पर इम्पैक्ट आता है। एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड द कंट्री स्वाति, तो आप कहीं ना कहीं जो एक कंट्री रिस्क है उसको कम करते हैं। तो एक एडिशनल लेयर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, दैट कुछ थीम्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है और हम लोग खुद उनको यूज कर रहे हैं। हमारी कॉल्स जो हैं वो जूम पे, स्काइप पे होती हैं। इस टाइप की जो सारी कंपनीज हैं ये बाहर लिस्टेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, बहुत सारी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इनका अभी हमें इंडिया में एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। एंड थर्ड रीजन स्वाति की जो हमारा रुपी है वो कहीं ना कहीं यूएसडी के अगेंस्ट वीक होता चला आया है और जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है वहां से इंडियन इन्वेस्टर्स एक्चुअली एक तरफ अगर हमें नुकसान है तो हमें उस चीज का बेनिफिट मिलता है जब हम ग्लोबली डाइवर्सिफाई करते हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि एक ग्लोबल फंड ऐड किया जाए। पर अगेन यहाँ पे मार्केट्स जिसको कहते हैं जो विनर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी इंडियन मार्केट्स बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, कभी यूएस की, कभी चाइना की। तो जो इंडिया और यूएस का कोरिलेशन है मार्केट्स का वो भी काफी कम देखा गया है। सो आई फील एक ग्लोबल फंड होना चाहिए जिसके लिए या तो वो एक सिंपल पैसिव अप्रोच रख सकते हैं कि इंडेक्स फंड को चुने जैसे कि नास्डैक 100, या फिर एक एक्टिव फंड जो मैक्सिमम एक्सपोजर यूएस में ले रहा हो। मैं सलाह दूंगी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो डोमिनेंट पार्ट है वो थोड़ी मैच्योर मार्केट्स में हो, जैसे कि यूएस जो 50% वर्ल्ड का मार्केट कैप को डोमिनेट करती हैं। एक्टिव फंड्स में पीजीआईएम ग्लोबल फंड की वो लोग चुनाव कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। तो प्रबलीन की दूसरी जो चॉइस ऑफ कैटेगरी है वो है ग्लोबल फंड, मतलब आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा इंटरनेशनल फ्लेवर
वो आप डाल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा हो सकता है और बाहर के बाजार का आप ज्यादा से अच्छा फायदा उठा भी सकते हैं। अब मोहित, आपके पास आपने पहली बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी एक सुरक्षित पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट की। दूसरी कैटेगरी कौन सी आप सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों के पोर्टफोलियो के लिए? जी स्वाति, जैसा प्रबलीन ने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो उसी लिहाज से अगर उसी बेसिस को आगे बढ़ाया जाए तो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स, जितने एसेट्स आपको इंडिया में मिल सकते हैं उसके अंदर भी अगर डाइवर्सिफाई किया जाए तो मेरे लिहाज से वहां पर आप एक अच्छा सुरक्षित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो काफी बार ये देखा गया है कि आप जब किसी एडवाइजर के पास जाते हैं या किसी सलाहकार के पास जाते हैं, वो आपको बोलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी हो, डेट हो, थोड़ा रियल एस्टेट हो, थोड़ा कमोडिटीज हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स जो कि नेगेटिवली को रिलेटेड हो, और उससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल कैटेगरी, जैसे प्रबलीन ने बताया, राइट। तो अगर आपको ये सारी कैटेगरीज एक पूरे पोर्टफोलियो में न डालकर किसी एक स्कीम में पैक कर दी जाए तो आप एक मल्टी एसेट कैटेगरी पर आ जाते हैं। तो मल्टी एसेट कैटेगरी की खास बात यह है कि वहां पर इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा, और कुछ मात्रा में वहां पर कमोडिटीज भी रहता है। तो कमोडिटीज में काफी बार गोल्ड, अमूमन सारे ही फंड्स में गोल्ड का एलोकेशन रहता है, और कुछ फंड्स में आपने देखने में आता है आजकल कि थोड़ा सा रियल एस्टेट रीट के फॉर्म में, या फिर कुछ सिल्वर एलोकेशन भी आजकल कुछ कुछ स्कीम्स में मिलता है। तो जब ये 3-4 एसेट मिलकर एक पैकेज के तौर पर एक फंड में कर दिए जाए तो उससे आपके पोर्टफोलियो में या आपके एक ही स्कीम में आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, काफी सेफ हो जाता है आपका ये जो स्कीम का एलोकेशन है, बिकॉज इसमें डेट और गोल्ड एक तरह से सेफ्टी के लिहाज से काम करते हैं आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने में, और इक्विटी से आपको जो किकर मिलना चाहिए मार्केट में वो मिलता रहता है। तो मेरे लिहाज से ये कैटेगरी काफी अच्छी है जिन्हें एक सुरक्षा पोर्टफोलियो बनाना है। वहां पर आपके पास में काफी चॉइसेस हैं, सारे ही फंड हाउसेस के मल्टी एसेट फंड आ गए हैं, बट ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज यहाँ देखने को मिलती है। तो जैसे एक टाटा मल्टी एसेट फंड है, यहाँ पर आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड के साथ में सिल्वर भी मिलेगा, थोड़ा सा एलोकेशन, तो एक वो फंड आप ले सकते हैं। प्रू आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड है। इन सभी में एक अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है ये तीनों कैटेगरीज का। तो मेरे लिहाज से ये स्कीम्स देखी जा सकती है। तो अगर आपको अक्रॉस अपने पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और जिस तरीके से मोहित ने भी बताया, मल्टी एसेट एलोकेटर फंड जो कि अलग अलग एसेट क्लास में आपके पैसे निवेश करता है, ये आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कुछ और फंड्स की हम बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में रक्षा दे सकती है। सुरक्षा का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, छोटे से ब्रेक के बाद।
मनी गुरु के इस रक्षा बंधन स्पेशल एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं 10 रक्षा फंड, ऐसे फंड जो आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। हमारे साथ फिनफिक्स से प्रबलीन वाजपेयी है और मनी फ्रंट से मोहित गांग हमारे साथ हैं। इनसे कर रहे हैं बातचीत और इनके अपने अपने पोर्टफोलियो, उनकी जो कैटेगरीज इन्होंने सजेस्ट की है उस पर कर रहे हैं चर्चा। प्रबलीन, अब इंडेक्स फंड आपने सजेस्ट किया, उसके बाद ग्लोबल फंड, एक इंटरनेशनल फ्लेवर पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आप सजेस्ट करेंगे एक रक्षा पोर्टफोलियो के लिए? राइट, स्वाति, जो मोहित ने भी सजेस्ट किया कि एक मल्टी एसेट, वहीं से एक एसेट को मैं पिक करूंगी, गोल्ड फंड को, बिकॉज आई थिंक गोल्ड, कोई ऐसा इंडियन हाउस होल्ड नहीं है जहां पे हम त्योहारों पे गोल्ड नहीं खरीदते, बट जो हम ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में खरीदते हैं या कॉइन के फॉर्म में खरीदते हैं, उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लेके चलूंगी। तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर्स के पास आई थिंक गोल्ड होना चाहिए उनके पोर्टफोलियोज में, स्पेशली क्योंकि जब भी कोई, हमने देखा है कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव बहुत बुरा आता है या कुछ पैनिक सिचुएशन होती है, तब गोल्ड एक्चुअली में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 2008 में देख लीजिए, व्हेन मार्केट्स वर डाउन बाय 50%, गोल्ड ने 30% का इंक्रीज लिया था। सेम 2011 में, इवन 2020 में गोल्ड परफॉर्म बाय 30%। तो छोटी मात्रा में एक गोल्ड फंड में पैसा डाला जा सकता है और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग फंड, जो कि एक एफओएफ है, या फिर कोटक या एचडीएफसी का गोल्ड फंड लिया जा सकता है। एंड स्वाति, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इन्वेस्टर्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू या डायरेक्ट ईटीएफ्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जो इन्वेस्टमेंट्स वो फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, उसको बेचना तो बहुत एक डिस्ट्रेस सिचुएशन माना जाएगा किसी भी हमारे टिपिकल हाउस होल्ड में। तो उसको बिल्कुल भी अपनी इन्वेस्टमेंट की नजर से ना देखें, उसको अलग रखें जो आप त्योहार पे खरीदना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाता है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो पोर्टफोलियो में सोने की चमक अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत गोल्ड आपको शामिल करना चाहिए निवेश के तौर पर। गोल्ड फंड में निवेश, प्रबलीन की ये पसंद। मोहित, आपके पास आएंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए अगली कैटेगरी कौन सी आप बताएंगे? स्वाति, जो अगली कैटेगरी मैं बताने वाला हूं वो प्योर इक्विटी कैटेगरी है, बट मुझे लगता है कि जब जब मार्केट बहुत भाग जाते हैं, स्तर बहुत बढ़ जाता है, वैल्यूएशन से आगे मार्केट निकल जाते हैं, तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि लॉन्ग लास्टिंग कैटेगरी है। ये इसका एक साइकिल आता है इस कैटेगरी का, और वो अमूमन 3-4 साल के अंदर इस कैटेगरी का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से उभर कर आता है, और ये एक्सपेंसिव मार्केट्स में ये कैटेगरी सडनली पिकअप करती है और चलने लगती है। तो वो कैटेगरी है वैल्यू फंड्स की। वैल्यू फंड्स में स्वाति, जो मूल अवधारणा है वो ये है कि जब मार्केट बहुत महंगा हो जाए तो आप उस तरह के स्टॉक्स का चुनाव करें अपने स्कीम्स में जहां पर कि वैल्यूएशंस बहुत आगे ना निकल चुके हो अपने मार्केट के स्तर से। तो जो पी रेशियो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट का पी बहुत हाई है या प्राइस टू बुक बहुत हाई हो चुका है, मार्केट अपने स्तर से बहुत आगे जा चुका है, तो वहां पर फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं जिनका कि पी रेशियो या जो फंडामेंटल वैल्यूएशन पॉइंट्स हैं, जो रेशियोज हैं, वो काफी सस्ते हों अभी। तो या तो ये हो सकता है कि ये बीटन डाउन सेक्टर हो, या हो सकता है कि मार्केट में इनके कारण इनमें कहीं पर अर्निंग्स ग्रोथ इतना देखने को ना मिला हो पिछले 1-2 सालों में, पर ये माना गया है कि आने वाले सालों में इनका अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा होगा। या फिर ये हो सकता है कि ये पीएसयू स्टॉक्स हो या कोई और कारण से जहां पर इनका वैल्यूएशन थोड़ा लो रहता है, फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करते हैं। अब इस कैटेगरी में देखने वाली बात यह है कि आपको ऐसे फंड मैनेजर का चुनाव करना है जो कि इसे सालों साल चला रहा है स्ट्रैटेजी को, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग हटकर है और यहाँ पर उन्हें अच्छे एक्सपीरियंस की जरूरत है, अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करना होता है रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पर जो मुझे 3 स्कीम्स अच्छे लगते हैं वो है टाटा इक्विटी पी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो कि बहुत पुराना फंड है मार्केट में और काफी सालों से चला रहा है, और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये तीनों फंड उस बेसिस पर चलते हैं जहां पर सस्ते स्टॉक्स उठाए जाते हैं, और थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ये कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी अच्छी कैटेगरी साबित होती है। तो लंबी अवधि में वैल्यू फंड का बहुत बेहतरीन फायदा आप उठा सकते हैं। वैल्यू फंड पसंद मोहित गांग की। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रबलीन के पास जाते हैं और प्रबलीन से जानेंगे उनकी अलग कैटेगरी जो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट चॉइस है स्वाति एक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए, क्योंकि आई फील इंडियन मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो आई फील फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी बनती है बिकॉज यहाँ पे बहुत फ्रीडम होता है फंड मैनेजर को कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। बेसिक सिर्फ 65% इक्विटीज में रख के उसके बाद कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन स्पेसिफिक मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना है। एक लंबी अवधि के लिए देखें जहां पे हम लोग अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा डाल रहे हैं या बच्चों के एजुकेशन के लिए, वहां पे इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे रिस्क एक डिफरेंट तरीके से आता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील की बहुत अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पे मेरी दो फंड्स हैं मैं जिनको सजेस्ट करना चाहूंगी। एक है डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इसको देखें 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न बेसिस पे, तो इसने एक्चुअली कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इट्स अ वेटरन फंड, 20-24 साल पुराना फंड है एंड इट्स अ क्वालिटी पोर्टफोलियो। और इसके अलावा स्वाति, अगर कोई इन्वेस्टर्स अलग से ग्लोबल फंड नहीं लेना चाहते हैं या उनको लगता है कि वो कंट्री के बाहर अलग से एक इंटरनेशनल फंड में ना निवेश करके कुछ इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स में लगाएं, तो वहां पे इन्वेस्टर्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख सकते हैं बिकॉज ये फंड अपने पोर्टफोलियो में 35% तक बाहर का एलोकेशन करता है ग्लोबल मार्केट्स में। सो डिपेंडिंग ऑन कि वो बाकी क्या फंड्स का चुनाव करते हैं, इन दोनों फंड्स को देखा जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो कि एक स्टेबल पोर्टफोलियो के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मोहित, आप कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट? जी स्वाति, मैं एक और बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव कैटेगरी में जाऊंगा अब, जो है इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी। तो हमने बैलेंस एडवांटेज देखा जहां पर इक्विटी और डेट था, हमने मल्टी एसेट देखा जहां पर इक्विटी डेट के साथ में कमोडिटीज का एलोकेशन था। अब मैं जाता हूं इक्विटी सेविंग्स पर जहां पर इक्विटी डेट और आर्बिट्राज का एलोकेशन है। तो अमूमन 35% ईच, 30 से 35% इक्विटी, 30 से 35% डेट और 30 से 35% आर्बिट्राज का एलोकेशन रहता है। ये रिस्क के लिहाज से और कंजर्वेटिव हो गया, कम रिस्क होता है इसके अंदर में, और रिटर्न के लिहाज से भी थोड़ा सा कम रिटर्न देगा आपको जो दूसरी इक्विटी कैटेगरीज हैं, बैलेंस कैटेगरी से उससे, बट काफी सेफ माना गया है इस चॉइस को। और सबसे अच्छी बात यह है कि इक्विटी और आर्बिट्राज मिलकर जो एलोकेशन 65% के ऊपर हो जाता है, तो फंड में टैक्सेशन भी इक्विटी का लग जाता है। तो उस लिहाज से ये कैटेगरी काफी अच्छी और बहुत ही सेफ कंजर्वेटिव कैटेगरी है। यहां पर आपके स्कीम के चॉइसेस जो हैं वो हो सकते हैं ईडलवाइज इक्विटी सेविंग्स फंड, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स या फिर कोटक इक्विटी सेविंग्स। तीनों ही काफी अच्छे स्कीम्स हैं। मोहित, आपकी आखिरी कैटेगरी भी मैं जाना चाहूंगी और उसके बाद मैं प्रबलीन से समझूंगी। समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा क्रिस्पली। बिल्कुल, आखिरी कैटेगरी एकदम कंजर्वेटिव डेट कैटेगरी का मैंने चुनाव किया है और वो है फ्लोटिंग रेट फंड्स। तो फ्लोटर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग रेट, जैसा कि नाम बताता है, इंटरेस्ट रेट इसमें चेंज होता रहता है। जैसे जैसे रेट्स ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हायर इंटरेस्ट रेट्स कैप्चर कर पाएगा फंड का पोर्टफोलियो। और चांसेस ये बहुत है स्वाति अभी मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो टर्न होगा और रेट्स ऊपर जाएंगे। तो फ्लोटिंग रेट कैटेगरी ऐसे में बहुत अच्छा चुनाव हो सकता है डेट कैटेगरी में। यहां पर आप एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग रेट फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। और ये एक तरह से ड्यूरेशन रिस्क को भी कम करता है बिकॉज इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 1.5 साल का ही होता है फंड में। तो उस लिहाज से डेट की काफी सेफ कैटेगरी है। और प्रबलीन, आपकी आखिरी कैटेगरी पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक? जी स्वाति, ये मेरी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। इट्स द एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। इसमें 65 to 80% इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होता है और 20 से 35% तक डेट में होता है। स्वाति, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है डेट एंड इक्विटी का। टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से है। मेरा चुनाव है यहाँ पे मेरे एसेट हाइब्रिड फंड। एक तो अगर हम पास्ट, इट्स अ 6 year old फंड, 5 साल का देखें, 3 साल के रोलिंग रिटर्न बेसिस पे, तो अगेन नेगेटिव टेरेन में बहुत कम रहा है। इन्वेस्टर्स जो 5 साल तक का पैसा लगाना चाहते हैं या 6 साल तक का, जो थोड़ा हम कम लेके चलते हैं इक्विटी के हिसाब से, वहां पे एक हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी आई थिंक अच्छा सूट करती है। और इस फंड में हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है इवन ऑन द डेट साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हाइब्रिड फंड में, क्योंकि जहां डेट एंड इक्विटी दोनों हैं, इक्विटीज हमें पता होता है क्या होल्डिंग्स हैं, डेट का भी क्लैरिटी होना कि क्वालिटी अच्छी है ताकि कोई क्रेडिट रिस्क फंड ना हो, वो जरूरी है। तो एंड आई थिंक इट इज अ गुड फंड विद अ हाई क्वालिटी बोथ इक्विटी एंड डेट पोर्टफोलियो। तो एक हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी मेरी लास्ट चॉइस है। ओके, और इसमें मिरर एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का चुनाव प्रबलीन ने किया है।
तो हमें एक्चुअली दो आज कॉन्सेप्ट देखने को मिले, समझने को मिले। थोड़ा एक कंजर्वेटिव, थोड़ा सा हल्का सा आप अगर हल्का अग्रेसिव होना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स हमने आज उन पर चर्चा की। प्रबलीन और मोहित, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए और दर्शकों को काफी हद तक बता पाए कि आखिर हर बाजार के हर एक हाल में किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे अपने दोनों ही खास मेहमानों का। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।